हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। अब आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 5, वर्क मेजरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, चैप्टर में से एक है ये, और काफी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। मैंने क्या किया है, इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो बोर्ड पर लिख दिए हैं, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। सेकंड, अब आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, तो एग्जाम तो बहुत पास है, नोट्स तो आप बना नहीं पाएंगे, तो मेन पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ये नोट्स आपको एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले वर्क मेजरमेंट में हमें पढ़ना क्या है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले किसी भी चीज का सिलेबस हम लोग जान लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है उसमें। तो ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। इसी जो क्लास है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगा इसी क्लास में, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, किसके, वर्क मेजरमेंट के। वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स पढ़नी है। उसके बाद स्टॉप वॉच टाइम स्टडी पढ़नी है। स्टॉप वॉच अलग पढ़नी है, टाइम स्टडी अलग पढ़नी है। प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। इक्विपमेंट यूज्ड एंड प्रोसीजर्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं आपके वर्क मेजरमेंट में, वो हमें देखने हैं। थोड़े से सिस्टम्स ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग हमें देखनी है। स्टैंडर्ड एलिमेंट ऑफ टाइम देखना है। कैलकुलेशन ऑफ बेसिक टाइम देखना है। वेरियस अलाउंस क्या होते हैं, छूटे कौन कौन सी दी जाती हैं, वो आपको पढ़नी है। गाइड फॉर रेस्ट अलाउंस इन इंडियन कंडीशंस क्या है, मतलब जब हम नॉर्मल कंडीशंस में काम करते हैं, किसी भी आपकी जो हमारा वर्किंग एरिया है वहां पे काम करते हैं, तो कौन कौन सी कंडीशंस आपको फेस करनी पड़ती है, उसके हिसाब से किस किस तरह की छूट आपको जो अपना वर्कर है उसको देनी चाहिए, जो श्रमिक वहां पे काम कर रहा है उसको देनी चाहिए। तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, वर्क सैंपलिंग, स्टैंडर्ड डेटा एंड इट्स यूजेस, और वर्क सैंपलिंग ये दोबारा आ गया, ठीक है। इसको एक ही बार देखना है। अब समझ लीजिए कि ये छोटा सा सिलेबस है, बहुत ज्यादा लेंथी आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाऊंगा और हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत क्लियर से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, साथ साथ इसको पढ़। अब सबसे पहले वर्क मेजरमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्क मेजरमेंट क्या है, देखो, किसी कार्य, जो वर्क मेजरमेंट सबसे पहले समझो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वो क्या है कि उसको इंग्लिश तो हिंदी में प्रॉब्लम होती है कन्वर्जन में। तो कन्वर्जन की वजह से मैं क्या करता हूं, बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग समझे। लेकिन एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि इंडस्ट्रीज में जाने के बाद जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो इंग्लिश वर्ड्स हैं, तो सबको इंग्लिश वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना है, हिंदी वर्ड को कम ध्यान रखना है, ठीक है। कार्य मापन, वर्क मेजरमेंट समझो, किसी कार्य को करने में लगने वाले समय को ज्ञात करने की तकनीक कार्य मापन कहलाती है। मतलब किसी काम को किया जा रहा है, उसमें जितना समय लग रहा है उसको मेजर करने की जो टेक्निक है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क मेजरमेंट बोल देते हैं। कार्य मापन के अंतर्गत किसी विशिष्ट कार्य को करने में लगने वाले समय को ज्ञात किया जाता है या किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी काम को हम कर रहे हैं, हम घर से अपने बाजार जा रहे हैं, मार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए, तो हम उसको मेजर कर रहे हैं कि भाई मैं मार्केट जाता हूं। अब रोज आप सिर्फ मार्केट जा रहे हैं घर से, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं मार्केट से आने जाने में मुझे 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट का समय लगता है। अब आपने अगले दिन किसी और को भेजा, अपने छोटे भाई को भेजा कि भाई जा, आज तू सामान लेकर जा। अब मैं तो 1 महीने से डेली मार्केट जा रहा हूं, आज तू जाएगा। वो गया, वो आया 2 घंटे में लौट करके, तो आप उससे पूछ लेंगे क्यों कि यार मैं जाता हूं तो मैं 15 मिनट में वापस आ जाता हूं, तू आज गया 2 घंटे में आया, इसका मतलब तू कहीं रुका है ना, कुछ तो घोटाला है ना। तो वो घोटाला पता लग जाएगा। तो इसी तरीके से इंडस्ट्रीज में काम किया जाता है। सबसे पहले वर्क को मेजर किया जाता है, समय का उसका पता लगाया जाता है कि कोई भी कार्य कितने समय में किया जा रहा है। उसके बाद श्रमिक तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है ना, बीच बीच में चाय तो नहीं चल रही है ना, बीच बीच में तो नहीं चल रहा है, तो वो सब चीजों का पता रहता है जो मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट बैठा होता है उसको। आगे देखते हैं, किसी कार्य को करने के लिए मानक समय ज्ञात करना ही कार्य मापन कहलाता है, ठीक है। किसी कार्य को करने के लिए मानक समय यानी कि जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको ज्ञात करने की जो विधि है, जो तरीका है, वो क्या कहलाता है, आपका वर्क मेजरमेंट कहलाता है। उसी चीज को अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये है, द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आउट द टाइम टेकन टू डू अ टास्क इज कॉल्ड वर्क मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अंडर वर्क मेजरमेंट द टाइम टेकन टू डू अ स्पेसिफिक टास्क इज फाइंड आउट। तो हम बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। बेसिकली हमें ये पता नहीं करना, किसी पे निगरानी करना वर्क मेजरमेंट का उद्देश्य नहीं है। वर्क मेजरमेंट का उद्देश्य है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, यानी कि अगर कहीं पे लापरवाही हो रही है तो उस लापरवाही को कम करना, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा नहीं बन जाना है।
अब सबसे पहले इसके उद्देश्य पढ़ लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हमारा सिलेबस का पहला टॉपिक ये था कि ऑब्जेक्टिव पढ़ना है वर्क मेजरमेंट का। हमें पता लग गया वर्क मेजरमेंट क्या है। तो किसी विधि के समय को पता करना क्या कहलाता है? वर्क मेजरमेंट कहलाता है। वर्क कार्य, मेजरमेंट मापन। तो वर्क कार्य का मापन करना क्या है? वर्क मेजरमेंट है। हिंदी में इसको क्या बोल रहे हैं? कार्य मापन बोल रहे हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखो, सबसे पहला उद्देश्य है किसी कार्य को करने में लगने वाले समय को ज्ञात करना। सबसे पहले जो समय लग रहा है किसी भी कार्य को करने में, उसको ज्ञात कर लेना क्या है? वर्क मेजरमेंट का पहला उद्देश्य है। दूसरा, उत्पादकता में वृद्धि करना। देखो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देना। तीसरा, श्रमिकों की दक्षता में वृद्धि करना। तो श्रमिक जो हैं उनकी दक्षता में वृद्धि करना भी क्या है? इसका उद्देश्य है। तो जो एफिशिएंसी बढ़ानी है हमें वर्कर की, उसको बढ़ाने का भी जो उद्देश्य है वो किसका है? वर्क मेजरमेंट का है। निगरानी रखना नहीं है, उनका उद्देश्य क्या है? एफिशिएंसी बेसिकली बढ़ा देना है। तो इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी पर्सन से थोड़ा ज्यादा काम ले लेना अगर वो कम काम कर रहा है। मानक का निर्धारण करना, कार्यभार का उचित वितरण करना। तो ये सब क्या है? ये सब उद्देश्य हैं किसके? आपके वर्क मेजरमेंट के। ठीक है, एक्टिव रहना बिल्कुल वर्क मेजरमेंट के। नींद तो नहीं आ रही? एक मारूंगा चपान, कोई नींद नहीं आएगी, एग्जाम आने वाले हैं और सोना नहीं है। तो टू सेट स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड बना देना। आपने मार्केट का एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई मैं घर से मार्केट जाता हूं, बाजार जाता हूं, तो मुझे 20 मिनट का समय लगता है आने जाने में। अब कोई और जाएगा, वो 2 घंटे में आ रहा है, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं 1 घंटा 40 मिनट खराब करके आ रहा है। ठीक है, चाहे दोस्तों से मिला हो, कहीं बैठ गया हो, बहरहाल इसने 1 घंटा 40 मिनट खराब किए हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कलोड अप्रोप्रिएटली, तो वर्कलोड को बांट देना भी वर्क मेजरमेंट का एक उद्देश्य है। सारा जो कार्यभार है वो एक पर्सन के कंधों पे नहीं डाल देना है, सबको क्या करना है? इक्वली डिवाइड करना है, ताकि सब लोग जो है वो 1 बाय 1 कार्य कर पाए। ये भी किसका उद्देश्य है? वर्क मेजरमेंट का उद्देश्य कहलाता है। अभी जो कुछ टर्म्स अभी आने वाली है, जैसे स्टैंडर्ड टाइम, नॉर्मल टाइम और आपका अलाउंस है, रेटिंग फैक्टर है, ये अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। एकदम से दिमाग में इसको पढ़ करके मत बैठा लेना, मैं 1 बाय 1 समझा दूंगा। अब समझो, 6th क्या है इसका? आइडेंटिफाई करना क्या और एलिमिनेट करना वेस्टफुल एक्टिविटीज। भाई वेस्टफुल एक्टिविटीज बहुत होती है, फालतू के काम भी बहुत होते हैं, है ना। 4 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, वो बात चल रही है, तेरे घर में रात क्या बना था, है ना, तेरी बीवी ने रात तुझे क्यों मारा, है ना, तेरे पापा ने क्यों मारा। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा होती है ना। बीवी ने लंच ही बना के नहीं दिया, तो तुम एक काम करना, तुम मेरा लंच कर लेना भाई, कि नहीं 2 दिन से तो मेरा ही लंच कर रहा, आज तुझे नहीं कराऊंगा। तो भाई बहुत इस तरीके की बहुत बातें होती है इंडस्ट्रीज में। तो वो सब चीजें जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है उसको ना करने देना भी एक वर्क मेजरमेंट का उद्देश्य है। क्रिएट अ पाथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो पाथ है उसको फॉलो करना है। आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, तो अगर ट्रेनिंग की आवश्यकता है आपके श्रमिक को, आपके वर्कर को, तो उसको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना भी किसका जो है वो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है वर्क मेजरमेंट का। ये भी एक उद्देश्य है कि जो आपके वर्कर्स हैं वो स्किल्ड होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है एक टर्म हमारा स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम यानी कि मानक समय। मानक समय बेसिकली एक औसत समय है, एक औसत अनुभवी श्रमिक द्वारा किसी कार्य को पूर्णतः समाप्त करने में लगा समय मानक समय कहलाता है। यानी कि एक पर्सन है जो जानता है कि भाई इस कार्य को किस तरीके से करना है, वो जितना समय उस कार्य को करने में ले रहा है वो कौन सा समय है? वो मानक समय है। क्लियर हुआ? यानी कि मुझे मालूम है कि मेरे घर से बस स्टैंड कितनी दूर है, मैं डायरेक्टली सीधा बस स्टैंड ही पहुंचूंगा, तो जितना समय मैं ले रहा हूं वो आपका जो एक आपका बोल देते हैं कि औसत समय है, वो एक स्टैंडर्ड टाइम है। उससे ज्यादा समय नहीं लगना, उससे कम समय नहीं लगना, क्योंकि मुझे मालूम है बस स्टैंड कहां है। अब कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं मालूम कि बस स्टैंड कहां है, तो वो घर से निकलेगा, 4 जगह पूछेगा, तब जा करके पहुंचेगा। हो सकता है किसी गलत रोड पे चला जाए तो थोड़ी लेट पहुंचे, तो वो अनुभवी नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है, वो नहीं जानता कि आपका बस स्टैंड कहां है। ठीक है, तो अब इसको समझो, एक औसत अनुभवी श्रमिक द्वारा किसी कार्य को पूर्णतः समाप्त करने में लगने वाला समय क्या है? मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है। मानक समय में ऐसी देरियां भी सम्मिलित होती हैं जो कि श्रमिकों के नियंत्रण में नहीं होती। कोई ऐसी देरी होती है जो श्रमिक के नियंत्रण में नहीं है। जैसे वो कार्य कर रहा है, बीच में लाइट चली गई, कार्य कर रहा है, टूल टूट गया, मशीन खराब हो गई, चोट लग गई, उससे भी तो देरी हो सकती है, तबीयत खराब हो गई। तो ये कुछ इस तरह की देरियां हैं जो श्रमिक के हाथ में नहीं है।
जिसे वो चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसी चीज को इंग्लिश में डेफिनेशन में लिखा गया है, द टाइम टेकन बाय एन एवरेज एक्सपीरियंस्ड वर्कर टू कंप्लीट अ जॉब इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। सेकंड, स्टैंडर्ड टाइम आल्सो इंक्लूड्स सच डिलेज व्हिच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द वर्कर। तो इस तरह की जो देरियां हैं जो वर्कर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं कभी कभी। ठीक है, अब देखो इसका एक फॉर्मूला आ जाता है। क्या? स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला है नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, छूटे जो हैं और जो नॉर्मल टाइम है, मतलब किसी भी समय को लगने में एक नॉर्मल समय है कि भाई किसी कार्य को करने में 1 घंटा लगता है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी ऐसा चीज आ गई क्या जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, 5 मिनट के लिए लाइट चली गई, तो 60 मिनट की जगह 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट की जगह कितने मिनट लग गए? 65 मिनट लग गए। तो अलाउंस हम लेकर के चलते हैं, अलाउंस मतलब छूट। ठीक है, अभी कितनी छूट हम दे सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अब नॉर्मल टाइम को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। नॉर्मल टाइम क्या है? ऑब्जर्व टाइम। आपने जो ऑब्जर्व टाइम निकाला, ठीक है, जिस कार्य को किया गया कितने टाइम में गया वो ऑब्जर्व टाइम, और उसका रेटिंग फैक्टर इनटू रेटिंग फैक्टर। अगर रेटिंग फैक्टर से आप उसकी गुणा कर देंगे तो नॉर्मल टाइम निकल कर के आ जाएगा। अब रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे सर? रेटिंग फैक्टर आप ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस अपॉन नॉर्मल परफॉर्मेंस। तो ऑब्जर्व परफॉर्मेंस अपॉन नॉर्मल परफॉर्मेंस अगर आप कर देंगे तो आपका रेटिंग फैक्टर निकल करके आ जाएगा। क्लियरली हुआ? तीनों फॉर्मूले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है तो नॉर्मल टाइम निकालना पड़ेगा, नॉर्मल टाइम निकालना है तो आपको रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। रेटिंग फैक्टर आपने निकाल लिया तो आप नॉर्मल टाइम निकाल लेंगे, और नॉर्मल टाइम आपने निकाल लिया तो आप स्टैंडर्ड टाइम निकाल लेंगे। क्लियर? तीनों फॉर्मूलाज याद कर लेना, बहुत ज्यादा डीप पॉलिटेक्निक में नहीं पूछा जाता, नॉर्मल ही ऊपर ऊपर ही पूछा जाता है। तो इस तरीके से उसी तरीके से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ज्यादा डीप इसको ले जाने की कोशिश मत करना, अभी एग्जाम सर पर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब समझो कि किसी उद्योग में मानक समय ज्ञात करने की निम्नलिखित प्रमुख तकनीकें हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ मेजरमेंट की टेक्निक्स हैं, हमने पढ़ी। टाइम स्टडी, वर्क सैंपलिंग, स्टैंडर्ड डेटा, और क्या है आपका 3 टेक्निक्स हैं बेसिकली, टाइम स्टडी, वर्क सैंपलिंग और स्टैंडर्ड डाटा। उसके साथ लिखा गया है कार्य मापन की सबसे अधिक उपयोग में आने वाली तकनीक कौन सी है? टाइम स्टडी। तो अगर कभी पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा जो वर्क मेजरमेंट किया जाता है वो किस स्टडी से किया जाता है, तो टाइम स्टडी से वो किया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखो टाइम स्टडी आ गया, तो टाइम स्टडी को पढ़ना जरूरी है कि टाइम स्टडी है क्या। टाइम स्टडी क्या है? किसी कार्य को करने में लगने वाला समय का आकलन करना समय अध्ययन कहलाता है। तो किसी कार्य को करने में लगने वाले समय का आकलन करना क्या कहलाता है? टाइम स्टडी कहलाता है, समय अध्ययन कहलाता है। समय अध्ययन नाम से ही पता चल रहा है, टाइम स्टडी समय अध्ययन यानी कि समय की स्टडी करना, टाइम की स्टडी करना। तो किसी कार्य को करने में लगने वाला समय वो क्या है? हमारा टाइम स्टडी है। क्लियर हुआ? ये वो डेफिनेशंस हैं, अगर एग्जाम में आ भी गई और आपको जो है आपने रटी हुई नहीं है और आप थोड़ा सा माइंड लगा लें तो इन दोनों वर्ड से आप पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, पूरी परिभाषा लिख देंगे आप। तो एक ऐसी तकनीक जिसमें एक योग्य तथा परीक्षित श्रमिक द्वारा सामान्य गति से कार्य करते हेतु किसी प्रस्तावित कार्य को प्रस्तावित कार्यविधि द्वारा करने में लगने वाले समय का आकलन किया जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? टाइम स्टडी बोल देते हैं। इग्नोर वन। भाई आपने मेरे से कहा कि सर आप बस स्टैंड आ जाइए, मैं यहीं पे खड़ा हूं मुझे लेने के लिए। तो एक तो नॉर्मल है कि मैं बस स्टैंड जा रहा हूं, भाई मुझे 15 मिनट लगेंगे। अब आपने कहा सर मैं आ चुका हूं, जल्दी आइए मुझे लेने के लिए, तो भाई मैं स्पीड बढ़ा के जाऊंगा, मैं बहुत तेजी से आपके पास पहुंचूंगा। ये सर मैं प्रॉब्लम में हूं, जल्दी आइए आप मुझे लेने के लिए, या सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है जल्दी पहुंचिए। तो मैं कोशिश करूंगा मैं 20 मिनट की जगह क्या है 15 मिनट में पहुंच जाऊं, 10 मिनट में पहुंच जाऊं। तो वो टाइम स्टडी नहीं है। टाइम स्टडी क्या है कि मैं अपनी नॉर्मल स्पीड से टेंशन फ्री होकर के उस कार्य को कर रहा हूं जिसमें मुझे पता है कि मुझे बस स्टैंड पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे। वो क्या है? टाइम स्टडी है। तो उसी चीज को इंग्लिश में लिखा गया है, एस्टिमेटिंग द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टास्क इज कॉल्ड टाइम स्टडी। क्लियर हुआ सबको? आगे देखते हैं जल्दी से। अब टाइम स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है? तो टाइम स्टडी का जो पहला उद्देश्य है तो कार्य करने का मानक समय ज्ञात करना सबसे पहले। दूसरा, किसी ऑपरेशन में आवश्यक कार्यभार का निर्धारण करना। तीसरा, उत्पादन कार्य में तेजी लाना। चौथा, श्रमिक भुगतान दरों की कमी लाना। उसके बाद उत्पादकता में वृद्धि करना और निर्णय लेने में सहायक करना।
सहायता करना, निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में सहायता करना। तो ये जो 6 ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिखे हुए हैं, कोई 3 या 4 आपने लिख दिए एग्जाम में, 5 लिख दिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद टाइम स्टडी का एक प्रोसीजर होता है, टाइम स्टडी का कुछ प्रोसीजर है, उसको स्टेप्स में डिवाइड किया हमने। ठीक है। पहला स्टेप जो है वो है समय अध्ययन हेतु तो कार्य का चयन करना, सबसे पहले। दूसरा, कार्य करने में विनिष्ट कार्य विधि का चयन करना। तीसरा, श्रमिक का चयन करना, यदि एक ही कार्य को करने हेतु एक से अधिक श्रमिक उपलब्ध है तो सबसे भाई एक ही कार्य है, सबसे पहले आपने क्या चुना, समय अध्ययन हेतु कार्य का चयन करना कि आपको काम क्या करना है। दूसरा, कार्य करने में विनिष्ट कार्य विधि का चयन करना कि उसमें होना क्या है। तीसरा, आपके पास बहुत सारे वर्कर्स हैं तो किसी एक से तो काम कराओगे, ये थोड़ी ना सबको लगा दोगे उसमें। क्लियर। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा आता है समय प्रेक्षण शीट पर आवश्यक जानकारियां रिकॉर्ड करना। एक टाइम स्टडी शीट होती है जिस पर हम पूरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, टाइम टू टाइम लिखते हैं। अभी तो सारा काम क्या है वो एक्सेल शीट्स पे होने लग गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लेकिन पहले क्या होता था, मैनुअली वर्क होता था, और आज भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहां पर मैनुअली वर्क किया जाता है। फिफ्थ है प्रेक्षण शीट प्रेक्षित समय ज्ञात करना, और सिक्स्थ है निम्न सूत्र द्वारा प्रेक्षित समय को रेटिंग गुणांक के साथ गुणा करके नॉर्मल समय ज्ञात करना। तो वही वाला फॉर्मूला, पहला वाला देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फाइंड द नॉर्मल टाइम बाय मल्टीप्लाइंग द ऑब्जर्व्ड टाइम। तो क्या करना है, नॉर्मल टाइम को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, किससे, ऑब्जर्व टाइम और रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके। तो यहां से नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला हमारा निकल करके आ जाता है, क्या, ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग फैक्टर। और रेटिंग फैक्टर कहां से पता करोगे, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस अपॉन नॉर्मल परफॉर्मेंस से। बहुत आसान है। ठीक है। अब यहां तक सिक्स्थ हो गए, फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए। सिंपल नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला देखो ये आ गया, जो मैंने पहले से आपका एग्जाम पे लिखा हुआ। प्रेक्षित समय क्या होता है, ऑब्जर्व्ड टाइम, और आपका रेटिंग फैक्टर क्या है, रेटिंग फैक्टर, उसको हिंदी में भी रेटिंग फैक्टर ही बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद सेवेंथ, थकान, देरी तथा अन्य विभिन्न देरियां ज्ञात करना। जो अलाउंस हो रहा है उसमें छूट भी तो देनी पड़ेगी ना, तो देरियां का आपको पता करना पड़ेगा कि देरी कहां हुई है। ये स्टेप बाय स्टेप याद कर लेना सारे। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला देखो, आपको पहले से याद है, तो क्या करना है, निम्न सूत्र से मानक समय ज्ञात करना। 8th स्टेप क्या आता है, आपको स्टैंडर्ड टाइम पता करना है। तो स्टैंडर्ड टाइम पता करने का फॉर्मूला वही है, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, नॉर्मल टाइम प्लस देरियां। यहां पे है, यहां पर प्लस लगा लेना बच्चों, हिंदी वाले बच्चे यहां पे प्लस लगा लेना, नॉर्मल समय प्लस देरियां। ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो इक्विपमेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर टाइम स्टडी, तो बहुत सारी टाइमिंग डिवाइसेस हैं। सबसे पहले क्या, टाइमिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो समय मानक मापक यंत्र है उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्टॉप वॉच। किसी कार्य में लगने वाले समय का मापन करने के लिए विराम घड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो स्टॉप वॉच है उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टॉप वॉच आपको एक बार दिखा देता हूं मैं, बेसिकली होती कैसी है। पहले तो स्टॉप वॉच जो है वो अलग टाइप की एनालॉग वॉचेस आती थी, इस तरह की स्टॉप वॉचेस इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी क्या है, डिजिटल हो गया, तो अब मोबाइल में आने लग गई है, जैसे इस तरह का है। अब आपने क्लिक कर दिया, देखो सेकंड्स स्टार्ट हो गए। ठीक है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड ऐसे चल रहा है। अब आप कोई समय कर रहे हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, स्टॉप वॉच आपने ऑन करके रख दी। अब आप पता कर सकते हैं कि मुझे जो है वो इस कार्य में कितना समय लगा, वो आप यहां से पता आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसे मेरे 19 सेकंड हो गए, यहां पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है। अब मैं इसको रीसेट कर दूं, या फिर मैं इसकी लैप्स बनाता जाऊं कि भाई एक बार समय किया तो 21 सेकंड लगे, दूसरी बार समय कर रहा हूं, यहां से आगे का जो है लैप्स काउंट करूंगा, देखूंगा तो यहां से जो है वो 29 सेकंड यानी कि 5 सेकंड लगे। तो इस तरीके से डिफरेंट लैप्स आप बनाते जाते हैं और स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते जाते हैं। पहले क्या था, पहले इस तरह की स्टॉप वॉचेस इस्तेमाल की जाती थी, आज भी इस्तेमाल की जाती है। आपको प्लेग्राउंड्स पे देखने के लिए मिलेंगे, स्टेडियम में, जहां पे रनिंग मारते हैं ना बच्चे, है ना, लोग तैयारी करते हैं, है ना, आर्मी की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, वहां पर ये स्टॉप वॉचेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। आगे देखते हैं। टाइम स्टडी ऑब्जर्वेशन शीट, एक टाइम स्टडी ऑब्जर्वेशन शीट का इस्तेमाल किया जाता था। वो किस तरीके की होती है वो आपको दिखा देते हैं। ये है टाइम स्टडी ऑब्जर्वेशन शीट। इसमें हर चीज का क्या, ऑब्जर्व टाइम, वर्क कंपोनेंट टाइम, नोट्स, वो आप डिफरेंट तरीके से क्या करते थे, इसमें जो है लिखते जाते थे, स्टेप बाय स्टेप आपने क्या काम कर रहे हैं, किस कार्य में कितना समय लगा, वो इस तरीके से पहले क्या था, मैनुअली आप जो है नोट कर लिया करते थे। अभी भी किया जाता है बहुत सारी कंपनीज में।
तो दोनों चीजें आपने देख ली। अब इसकी ये क्या चीज है, ये निर्धारित प्रारूप पर बनी कागज की एक शीट होती है। इसमें समय अध्ययन से संबंधित सभी तरह की सूचनाएं अंकित की जाती हैं। तो समय अध्ययन से संबंधित सभी तरह की सूचनाएं क्या करेंगे आप, अंकित करेंगे, यानी कि लिख देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं टाइम स्टडी बोर्ड। तो टाइम स्टडी बोर्ड आपको बहुत जगह देखने के लिए मिल जाएगा, बोर्ड टाइप का होता है, और टाइम स्टडी बोर्ड उसको बोलते हैं। ठीक है, समय अध्ययन बोर्ड, समय अध्ययन शीट तथा विराम घड़ी को रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर एक जगह पे टाइम स्टडी शीट लगा देते हैं और साइड में आपकी घड़ी लगा देते हैं। इस तरह का जैसे एक बोर्ड है, तो यहाँ पे जो है वो शीट लगा देंगे, इसकी टाइम स्टडी शीट, और यहाँ पर आपकी स्टॉप वॉच लग जाएगी। ठीक है, इस तरह के बोर्ड को हम क्या बोल देते हैं, टाइम स्टडी बोर्ड बोल देते हैं। एक टेकोमीटर, टेकोमीटर का तो एक पर्टिकुलर लेक्चर है आपका सीएनसी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें पूरा टेकोमीटर मैंने आपको पढ़ाया है, जाकर के एक बार देखना जरूर, पूरा टेकोमीटर आपको समझ में आएगा। टेकोमीटर का इस्तेमाल बेसिकली स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आरपीएम में, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो वो आपका कौन बताता है, आपका टेकोमीटर बताता है। तो स्पीड या चाल मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है टेकोमीटर का। वो आप आरपीएम में करिए, किलोमीटर पर आवर में कीजिए। तो पूरी मैंने गाड़ी का लेकर के पूरा पढ़ाया हुआ है, क्लस्टर मीटर लेकर के, वहां से आप एक बार जाकर के टेकोमीटर को देख सकते हैं। उसके बाद हमारा सबसे बढ़िया आता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या है भाई, ये जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो सेम इसका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, समय अध्ययन से संबंधित गणनाएं करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग क्या चीज है हमारी। ठीक है, तो निष्पत्ति मूल्यांकन क्या चीज है वो एक बार देख लेते हैं। तो समय अध्ययन के दौरान इंजीनियर द्वारा कार्य करते हुए श्रमिक की निष्पत्ति का मूल्यांकन सावधानी पूर्वक किया जाता है। ठीक है, निष्पत्ति मूल्यांकन को रेटिंग फैक्टर के रूप में निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो रेटिंग फैक्टर की जो हम बात कर रहे थे वो क्या है, परफॉर्मेंस रेटिंग है बेसिकली। ठीक है, ड्यूरिंग टाइम स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर व्हाइल परफॉर्मिंग द जॉब इज केयरफुली इवेल्युएटेड बाय द इंजीनियर। कौन करता है, इंजीनियर करता है। तो इंजीनियर का कितना बड़ा रोल है। आप लोग क्या कर रहे हैं, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियर बनने वाले हैं, तो आपको सब यही करना है, वर्कर वाली सोच दिमाग से निकाल दीजिए। आप जो है फिजिकली काम करने के लिए नहीं बने हैं। पहले स्टार्टिंग में करना होता है, लेकिन अपने आप को ऐसे स्किल्ड करते रहो, डेवलप करते रहो कि आप जो है वो धीरे धीरे मैनेजमेंट में बैठना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व परफॉर्मेंस एंड द नॉर्मल परफॉर्मेंस इज कॉल्ड रेटिंग फैक्टर। तो ये लिखा, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व परफॉर्मेंस और नॉर्मल परफॉर्मेंस इज कॉल्ड रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेक्षित निष्पत्ति तथा सामान्य निष्पत्ति का अनुपात क्या कहलाता है, रेटिंग फैक्टर कहलाता है। क्लियर हुआ, वही फॉर्मूला ये यहां पर दिया जा रहा है। 3 ही फॉर्मूले हैं एग्जाम जो है चैप्टर में, बाकी और नहीं है, तो इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और एक और चीज, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, mpoly01। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो आप मुझे कर सकते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिस्टम्स ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग। कौन कौन से सिस्टम्स है परफॉर्मेंस रेटिंग के। तो पहला आता है आपका पेस रेटिंग, दूसरा आता है आपका वेस्टिंग हाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग, तीसरा आता है ऑब्जेक्टिव रेटिंग, उसके बाद सिंथेटिक रेटिंग। तो चारों आपको याद रखने हैं। उसके बाद पेस रेटिंग हम सबसे पहले पढ़ते हैं। पेस रेटिंग क्या है, तो इस पद्धति के अंतर्गत श्रमिक के कार्य करने की दर की निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। तो वो मूल्यांकन तो हमें सबका करना है, अर्थात कोई श्रमिक कितनी तेज गति से दिए हुए कार्य को संपन्न कर सकता है, इस पद्धति को स्पीड पद्धति भी कहते हैं। तो पेस रेटिंग में हम क्या देखते हैं कि कोई जो श्रमिक काम कर रहा है, वो कोई हमारे पास ऐसा स्किल्ड पर्सन है जो बहुत तेजी से काम कर ले रहा है। एक कार्य मैंने 2 लोगों को दिया, एक ने वही काम 60 मिनट में किया, एक ने वही काम 45 मिनट में किया, तो कार्य सेम है, क्वालिटी सेम है। दैट मीन्स जो दूसरा 45 मिनट में जो कर रहा है वो स्किल्ड है। ठीक है, वो अच्छे से कर पा रहा है, तो इसको पेस रेटिंग या स्पीड रेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। दूसरा हमारा वेस्टिंग हाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग। वेस्टिंग हाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग क्या है, इस पद्धति के अंतर्गत श्रमिक के निम्नलिखित 4 घटकों का मूल्यांकन हम लोग करते हैं। जो हमारा श्रमिक है, जो वर्कर है, उसकी 4 चीजों पर ध्यान देते हैं हम वेस्टिंग हाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग में। क्या है, पहला एफर्ट, दूसरा स्किल, तीसरा कंडीशंस और चौथा कंसिस्टेंसी।
इस एफर्ट क्या कि भाई काम को करने के लिए वो एफर्ट भी मार रहा है या नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं प्रयास भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या बस बैठा हुआ है कि हो जाएगा, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अगर इस तरह की सोच उसकी है तो वो उस कार्य को प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। दूसरा, स्किल्स, क्या उसको वो कार्य करना आता है, क्या उसके अंदर वो कुशलता है कार्य को करने की, वो आपको देखना है। अगर नहीं है तो उसको निकालना नहीं है, उसको ट्रेंड करना है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है। तीसरा, कंडीशंस, वो किस परिस्थितियों में काम कर रहा है, क्या उसको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, उसके पास सेफ्टी शूज हैं या नहीं है, उसके पास प्रॉपर टूल्स हैं या नहीं है, ये सब चीजों का ध्यान भी कौन रखता है, आपके ये वेस्टिंग हाउस सिस्टम ऑफ रेटिंग में रखा जाता है। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी, कि वो कंसिस्टेंसी मतलब लगातार किसी कार्य को कर रहा है या नहीं, या आज किया कल छोड़ दिया, परसों किया फिर छोड़ दिया। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, है ना, एग्जाम के टाइम पे तो लगातार पढ़ाई होती है, उसके बीच में क्या होता है, भाई कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, उस चक्कर में क्या होता है, इतना सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। तीसरा है ऑब्जेक्टिव रेटिंग। ऑब्जेक्टिव रेटिंग क्या है, इस पद्धति में सम्मिलित रूप से कार्य करने की गति तथा कार्य करने की कठिनाइयों का मूल्यांकन सम्मिलित रूप से किया जाता है। अब समझो इस चीज को, ये क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव रेटिंग क्या बोल रहा है कि कार्य करने की गति तथा कार्य करने की कठिनाइयों का मूल्यांकन सम्मिलित रूप से किया जा रहा है। किसमें किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव रेटिंग में किया जा रहा है। इसका एक छोटा सा क्या है, फॉर्मूला भी है। देखो, ऑब्जेक्टिव रेटिंग को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, कैसे, R इज इक्वल टू P इंटू डी। आर क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव रेटिंग फैक्टर है, P क्या है यहाँ पे, स्पीड रेटिंग फैक्टर है, और आपका D क्या है यहाँ पे, जॉब डिफिकल्टी एडजस्टमेंट फैक्टर है। तो इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू P इंटू डी। इसको याद कर लेना, R इज इक्वल टू P इंटू डी। R क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव आपका रेटिंग है, और P क्या है यहाँ पे, आपका स्पीड रेटिंग फैक्टर है, D है आपका जॉब डिफिकल्टी एडजस्टमेंट फैक्टर। ये आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को। क्लियर, अगर आप पूछेगा तो फॉर्मूला ही पूछेगा। अब बात करते हैं अलाउंस की, छूटों की बात करते हैं कि किस किस तरह की छूट जब कार्य कर हो रहा है तो उसमें दी जा सकती है। तो कार्य के दौरान व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से कार्य में कुछ समय की व्यवधान पड़ता है, कार्य समय में यही व्यवधान छूट कहलाता है। छूटों को नॉर्मल समय में जोड़कर निम्न अनुसार मानक समय ज्ञात किया जाता है। तो मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कैसे निकालते हैं, देखो, नॉर्मल टाइम को मैं ऐड करके, अलाउंस को, छूट को ऐड करके हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय निकालते हैं। फॉर्मूले, सब फॉर्मूले पे चल रहा है, ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले पे चल रहा है सब कुछ। तो देखो वही फॉर्मूला दोबारा से आ गया, स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ अलाउंस। अब अलाउंस हमारे 4 प्रकार के होते हैं, बेसिकली 4 प्रकार के अलाउंस होते हैं। पहला होता है आपका पर्सनल अलाउंस, दूसरा फटीग अलाउंस, तीसरा डिले अलाउंस, और उसके बाद स्पेशल अलाउंस। तो व्यक्तिगत छूट हो गई पहली, दूसरा हो गया आपका थकान छूट, तीसरी देरी, और चौथा विशेष। तो 4 तरह के अलाउंस आपको याद रखने हैं, पर्सनल, फटीग, डिले और आपका स्पेशल। 4 तरीके अलाउंस आपको याद रखने हैं। अलाउंस समझ में आ रहा है, छूट जो हम दे रहे हैं किसी भी कार्य में। अब देखो ये चारों जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अलाउंस है क्या चीज। सबसे पहला पर्सनल अलाउंस, जो व्यक्तिगत छूट है। व्यक्तिगत छूट कब दी जाती है, श्रमिक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, जैसे पानी पीना। भाई किसी को प्यास लग रही है, आप क्या कहेंगे, नहीं पानी नहीं पीने दूंगा, तुझे काम करना पड़ेगा। नहीं, आप उसको पानी पीने का समय देंगे, तो आपने छूट दे दी, उसको कुछ समय का रिलैक्सेशन दिया। और वॉशरूम जाना, है ना, इत्यादि को पूरा करने के लिए दी गई छूट व्यक्तिगत छूट कहलाती है। 5% तक का समय व्यक्तिगत छूट के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो 5% तक का व्यक्तिगत जो है वो व्यक्तिगत छूट में आप समय दे सकते हैं। क्लियर। उसके बाद फटीग अलाउंस, थकान छूट, कार्य के दौरान श्रमिक की थकान को दूर करने के लिए दी गई छूट थकान छूट कहलाती है। तो नाम से ही पता चल रहा है, फटीग अलाउंस, थकान छूट, यानी कि अगर कोई आपका वर्कर है वो बहुत ज्यादा थक गया है, तो उसको अगर थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन देना है कि भाई थोड़ा आराम कर लो, है ना, टी ब्रेक ले लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, गर्मी अभी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा दोपहर में रिलैक्सेशन दे दो, है ना, ये सब क्या कहलाता है, आपका थकान छूट कहलाते हैं, फटीग अलाउंस कहलाते हैं। श्रमिक को थकान शारीरिक अथवा मानसिक कारणों से भी हो सकती है। भाई हो सकता है मेंटली डिस्टर्ब है, घर से झगड़ा हुआ है, किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात बुरी लग गई, नहीं कार्य कर रहा है ना, मानसिक रूप से परेशान है, कंपनी ने टाइम पे सैलरी नहीं दी है, किसी अपर मैनेजमेंट ने कुछ बोल दिया, मैनेजर ने कुछ बोल दिया, तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीकों से थकान इंसान को छूट जो है वो दी जाती है, थकान जब हो जाती है तो। उसके बाद डिले अलाउंस। डिले अलाउंस क्या है, श्रमिक के पास सामान देरी से पहुंचना, या फिर लाइट का ना होना,
मशीन का खराब होना इत्यादि में क्या होता है, हमें रिलैक्सेशन देना पड़ता है। उसको डिले हो गया भाई, उसमें उसके हाथ में वो चीज नहीं है, सामान ही नहीं आ रहा, या मशीन खराब हो गई, लाइट ही नहीं आ रही, वो बेचारा काम कैसे करेगा। तो इस तरीके उसमें हम क्या करते हैं, उसको छूट दे देते हैं, अलाउंस दे देते हैं। उसके बाद दी गई छूट, इस तरह की देरियां श्रमिकों के नियंत्रण में नहीं होती। तो मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल में ही नहीं है। अब बेचारा लाइट कहां से लाएगा वो, अगर नहीं आ रही है तो ठीक है। उसके बाद स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस कौन सा अलाउंस है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित छूटें आती हैं। कौन सी, जैसे पॉलिसी अलाउंस हो गई, स्मॉल अलॉट अलाउंस हो गई, ट्रेलिंग अलाउंस हो गई, रीवर्क अलाउंस हो गई। तो ये है, जैसे कुछ पॉलिसी हमारी होती है, कुछ पॉलिसी के द्वारा छूटें दी जाती हैं, कुछ स्मॉल लॉट अलाउंस होती हैं, कुछ छोटी छोटी छूट दे दी जाती हैं। भाई 5-5 मिनट के टी ब्रेक दे दिए, 10 मिनट का टी ब्रेक दे दिया, लंच ब्रेक दे दिया। उसके बाद ट्रेनिंग अलाउंस के, भाई किसी श्रमिक को उन्हें हमारे पास बहुत समय से कार्य कर रहा है, उसको 3 दिन की ट्रेनिंग पे भेज दिया, तो ये भी एक तरह की छूट है। उसके बाद रीवर्क अलाउंस, कि कोई कार्य जिसमें आपके श्रमिक की गलती नहीं है और वो गलत हो गया मशीन से या फिर किसी भी गलती से, तो उसमें जो समय दिया जाता है उस समय उसको ठीक करने के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, रीवर्क अलाउंस बोल देते हैं। क्लियर। तो ये चैप्टर यहां पर आपका फिनिश हो गया। इसके नोट्स एमपॉली के टेलीग्राम चैनल से बच्चों प्लीज डाउनलोड कर लेना, बनाने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लो बहुत है। उसके बाद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी अपने फ्रेंड से, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, जहां जहां तुम लोग फैला सकते हो, शेयर कर सकते हो, प्लीज करो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है इंस्टाग्राम पे, मुझे क्वेश्चन जो है वो मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। व्हाट्सएप हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। चैनल सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो बच्चों प्लीज पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। आपके एग्जाम आ रहे हैं, क्लासेस और स्पीड से लेने की कोशिश कर रहा हूं। मिलते हैं अपने लेक्चर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।